दलित का भी बच्चा कह रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ। मैं उस दलित के बच्चे से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जो सदियों से जुल्म हो रहा है वो क्या था? वो जेनोसाइड नहीं था। 1947 का समय आप क्यों भूल जाते हैं, जिस समय 1 लाख से 2 लाख मुसलमानों को इन्हीं डोगरी कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा मारा गया था। आप एक राज्य में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल देते हो। आप उस जो सत्ता का आप थोड़ा उपयोग करके वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करते हो, तो वो लोग हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? कि किस्मत में अगर परदेश लिखा हो तो वतन को क्या याद करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। फिल्म बनाने वाले ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, एक्टिंग करने वाले ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, तो वो क्या दलितों पे फिल्म बनाएंगे? आप साउथ में जाइए, वहाँ बनती है, जय भीम फिल्म बनती है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अजल में लिखा है। हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई के तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे। भागलपुर में जो हजारों की संख्या में मुसलमान और पिछड़े जाति के लोग मार दिए गए और सारी सिल्क इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया, और यहाँ तक कि उनके लाशों को गोभी के पत्तों से तोप दिया गया, ये कितना हॉरिफिक था। वो जेनोसाइड नहीं था, उसके कारण पूरा बिहार का इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो गया, लोग इधर से उधर माइग्रेट होने लगे अपने काम के लिए। वो जेनोसाइड नहीं। आज भी लाखों की तादाद में सारे बिहारी विस्थापित हैं, उन पर क्यों नहीं बोलता है मीडिया, उन पर क्यों नहीं फिल्म बनता है? इस फिल्म को पूरी तरह से एक धार्मिक एंगल दे दिया गया है। आरएसएस के द्वारा ये पूरी तरह सुनियोजित एंगल दे दिया गया है। आप जिस तरह से कश्मीर फाइल बना रहे हो, आप गोधरा फाइल्स भी बनाओ, भागलपुर फाइल्स बनाओ, बस्तर फाइल्स बनाओ, वो भी बनाओ। जो मामला कोर्ट में चल रहा है कि जेएनयू में वो नारे लगे थे कि नहीं, और उस नारे को किसने लगाया, आज तक वो मतलब साबित नहीं हो सका। और आपने कैसे साबित कर लिया कि उन्होंने ही लगाया है? अच्छा, ये फिल्म में हाँ, साफ साफ दिखा। जंगलों से आदिवासियों को निकाल के बाहर बिक दिया गया। ये कहाँ का न्याय था? वो उनके घर से आपने निकाल, आज भी वो देश में रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं वो सब भी। आज उनको आप नक्सलवादी कहते हो, जब वो अपने हकों के लिए हथियार उठा लिए। अब उन कश्मीरी पंडितों ने भी जब अपने हकों के लिए हथियार उठाया, तो आप उनको कहने लगे संघर्ष समिति है कश्मीरी पंडितों का, उसको आप जस्टिफाई कर देते हो। लेकिन यही सरकार 1933 में जब आम चुनाव होता है, यही ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। क्या उस समय आपको नहीं मालूम था कि मुसलमान देश के लिए इतना खतरा साबित होगा? पूछते हैं कि क्या ये सच बात है कि इस्लाम का उदय भारत की तलवार की नोक पे हुआ? तो वो कहते हैं कि ये जो बात कहते हैं वो सबसे बेवकूफ है। सच बात तो ये है कि जब मंदिर के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद थे, तो मस्जिद के दरवाजे खुले हुए थे। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। हाल फिलहाल में द कश्मीर फाइल्स एक मूवी रिलीज हुई है और इस पर जो है भारत में विवाद छिड़ चुका है। भारत में कई जो राजनीतिक पार्टी हैं और सामाजिक संगठन है, दोनों दो धड़े में बढ़ चुके हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में है अमन लाल, छात्र हैं और इस पर मुद्दे पर बात करेंगे। अमन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने न्यूज़ में बोलने का मौका देने के लिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो द कश्मीर फाइल्स बनी है, इसका थोड़ा सा हमको रिव्यू बता दीजिए सर। रिव्यू क्या है इसका? देखिए, हम देखने गए थे तो इसलिए हम रिव्यू बता सकते हैं। 18 तारीख को मैंने ये मूवी देखा, ये 11 तारीख को रिलीज हुआ था। पहले दिन तो टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरे दिन ऑफलाइन में हमको मिल गया सबसे पीछे की सीट। C18 था। इतना मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ कहेंगे कि आप झूठ बात बोल रहे हैं। अच्छा, फिल्म तो अच्छी है। हाँ, ये सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन जुल्म क्यों हुआ ये नहीं बताया गया है। इस फिल्म को पूरी तरह से एक धार्मिक एंगल दे दिया गया है। आरएसएस के द्वारा ये पूरी तरह सुनियोजित एंगल दे दिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको विस्थापित होने की क्या कारण थे इसके पीछे, और कौन लोगों के कारण हुए? मैं पूछता हूँ उस समय की जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो सिस्टम था, वो क्या कर रहा था, और उस समय की सरकार क्या कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में उस समय राजनीतिक स्थिरता थी, उसके कारण से जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को पलायन होना पड़ा। हाँ। लेकिन अब हमें इस बात को समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड नहीं हुआ है।
और कश्मीर में खास कर नहीं। 1947 का समय आप क्यों भूल जाते हैं, जिस समय 1 लाख से 2 लाख मुसलमानों को इन्हीं डोगरी कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा मारा गया था। ये आप कब भूल गए? ये क्यों भूल जाते हैं लोग? सिर्फ आज की जो सरकार है बस एक पक्ष को ही दिखाने को क्यों तैयार है? यानी अब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारण आपको लगता है? हाँ, राजनीतिक कारण है। हम इससे कहीं खपा नहीं है कि उनके साथ ये जुल्म नहीं हुआ, लेकिन जुल्म हुआ तो उसके पीछे के कारण कौन थे? आप एक राज्य में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल देते हो, आप उस जो सत्ता का आप दुरुपयोग करके वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करते हो, तो वो लोग हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? और दूसरी बात कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी पंडित को तो पहले सोचना चाहिए कि उनका देश में कैसे विलय हुआ, कैसे वो आज़ाद हुए, उन पे सोचना चाहिए। और वो जो 370 को मामले का हटाने की बात करते हैं, वो तो उनका उन्हीं का सिग्नेचर पाला हुआ था। उनके राजा कहते थे कि हम एक आज़ाद मुल्क रहेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने उधर से हमला कर दिया तो इंडिया के पास आ गए कि हमें अपने में विलय कर लीजिए, हमारे जब शांत हो जाएंगे तो यहाँ आप जो हमारी जनता है वो इस बात का फैसला करेगी। लेकिन ना पाकिस्तान ऐसा करता है, ना इंडिया ऐसा करता है, और वहाँ के लोगों को ऐसा आतंकित होना पड़ता है। इसमें तो फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उठाई है, और इसका फुगाजा इसका जो भुगतान है वो किसको भुगतना पड़ा ये भी मालूम है। वो भुगतना पड़ा कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी मुसलमानों को। सिर्फ एक तरफ की दुखों को मत देखिए, आज भारत में बहुत जगह है, आप छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाकों को देख लीजिए ना, वहां से जंगलों से आदिवासियों को निकाल के बाहर बिक दिया गया। ये कहाँ का न्याय था? वो उनके घर से आपने निकाल, आज भी वो देश में रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं वो सब भी। आज उनको आप नक्सलवादी कहते हो, जब वो अपने हकों के लिए हथियार उठा लिए। अब उन कश्मीरी पंडितों ने भी जब अपने हकों के लिए हथियार उठाया तो आप उनको कहने लगे संघर्ष समिति है कश्मीरी पंडितों का, उसको आप जस्टिफाई कर देते हो, लेकिन उनको आप एक तरफ ऐसे करते हो। तो यहाँ दोनों पक्षों की समझने की जरूरत है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों कश्मीरी पंडित का जो ये मामला है बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है? क्या मामला, क्या क्या लगता है? देखिए, उठाया जा रहा है, सच्चाई तो ये है कि उनकी आवाजों को उठाया नहीं जा रहा है, उनको परगलाने का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी हजारों की संख्या में वहां रह रहे हैं, और उन्हें आज भी वो कश्मीरी मुसलमानों के साथ एकता के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट ऐसी है जो उनके शांति को देखना नहीं चाहती है। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाके पहली बार कश्मीर में स्थिरता लाने का काम किए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उन्हीं में उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इस बात को समझना होगा, बीजेपी भारत के लिए कभी ना आज तक उपयोगी रही या न रहेगी। और इस फिल्म जब ये आया है, एक बात बताइए कि ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ लिए हैं विवेक अग्निहोत्री। जो मामला कोर्ट में चल रहा है कि जेएनयू में वो नारे लगे थे कि नहीं, और उस नारे को किसने लगाया, आज तक वो मतलब साबित नहीं हो सका। और आपने कैसे साबित कर लिया कि उन्होंने ही लगाया है? अच्छा, ये फिल्म में हाँ, साफ साफ दिखा। ये पूरी तरह से फिल्म को देखिए, फिल्म के क्रोनोलॉजी को देखिएगा तो पूरी तरह से ये एक तरफ मतलब लेफ्टिस्ट लोगों को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि देश की आज़ादी की लड़ाई इन आरसीएसओ ने नहीं लड़ी थी। 1947 में ये कांड हुआ, जहाँ से इसका मतलब शुरुआत हुआ है कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों में ये कन्फ्लिक्ट। 1947 में आरएसएस के सय में डोगरी कम्युनिटी की सेना, जो हरि सिंह की सेना 1 से 2 लाख मुसलमानों को मारने का काम करती है, वहीं से दोनों कम्युनिटी के बीच में असंतोष की भावना फैल जाती है। इस बात को समझना होगा। यही मुसलमान गए थे कश्मीरी पंडित के पास कि आप कुछ कर सकते हैं, डोगरी कम्युनिटी वाले हमको छोड़ नहीं रहे, लेकिन कश्मीरी पंडित अपने आप को तटस्थ कर लिए थे, और वही कारण है कि आज इनके साथ ऐसा हो रहा है। आप जो कह रहे हैं लेफ्टिस्टों की बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कन्हैया कुमार का सीधा सीधा नाम आ रहा है, तो वो तो अब लेफ्टिस्ट नहीं, वो कांग्रेसी हो गए, तो आप लोग को इसमें क्या आपत्ति है? तो हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात उठ रही है तो ये तो सारे कम्युनिस्टों पे, और इनको मालूम नहीं कम्युनिस्ट क्या थे। कम्युनिस्टों ने ना जाने अपने कितने कॉमरेड्स। अच्छा, कह रहे हैं हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। अमन जी, हमें ये बताइए कि ये जो मूवी है समाज पर क्या प्रभाव डालेगा, और ये क्यों लाया गया, आपको क्या लगता है समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा? समाज में तो इससे तो एक तरह से सामंतवादी ताकतों को इससे बढ़ावा मिलेगा। आज एक दलित का भी बच्चा कह रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ। मैं उस दलित के बच्चे से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जो सदियों से जुल्म हो रहा है वो क्या था? वो जेनोसाइड नहीं था, वो क्या था? ये भी तो सवाल बनता है। सिर्फ आप एक पक्ष को देख रहे हैं, दोनों पक्षों को देखिए। भागलपुर में जो हजारों की संख्या में मुसलमान और
पिछड़े जाति के लोग मार दिए गए और सारी सिल्क इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया और यहाँ तक कि उनके लाशों को गोभी के पत्तों से तोप दिया गया। ये कितना हॉरिफिक था। वो जेनोसाइड नहीं था, उसके कारण पूरा बिहार का इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो गया। लोग इधर से उधर माइग्रेट होने लगे अपने काम के लिए। वो जेनोसाइड नहीं, आज भी लाखों की तादाद में सारे बिहारी विस्थापित हैं। उन पर क्यों नहीं बोलता है मीडिया, उन पर क्यों नहीं फिल्म बनता है? आप जिस तरह से कश्मीर फाइल बना रहे हो, आप गोधरा फाइल्स भी बनाओ, भागलपुर फाइल्स बनाओ, बस्तर फाइल्स बनाओ, वो भी बनाओ। यानी कि इस तरह के कई मामले आ चुके हैं, फिर भी बहुत मामले हैं, लेकिन ये तो एक तरह से हिंदूवाद का चोला पहन के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में हम सोच रहे हैं। यही सरकार 1933 में जब आम चुनाव होता है, यही ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। क्या उस समय आपको नहीं मालूम था कि मुसलमान देश के लिए इतना खतरा साबित होगा? उस दिन आप क्या कर रहे थे? अब पहली बात, यहाँ के मुसलमान आतंकवादी नहीं है। उनको पहली बात हमको समझना होगा कि वो पहले हिंदू से, सब हिंदू थे। हिंदुओं में ऐसी, हिंदू धर्म में ऐसी कुरीतियां थी कि वो उस धर्म को एक्सेप्ट कर लिए। और मैं ये बात अपने से नहीं कर रहा हूँ, हवा से नहीं, खुद स्वामी विवेकानंद की कही हुई बात है। जब वो सम्मेलन में रहते हैं धर्म संसद में, तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है। रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या ये सच बात है कि इस्लाम का उदय भारत की तलवार की नोक पे हुआ? तो वो कहते हैं कि ये जो बात कहते हैं वो सबसे बेवकूफ है। सच बात तो ये है कि जब मंदिर के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद थे तो मस्जिद के दरवाजे खुले हुए थे। तो हम लोग को ही मालूम है 1947 में श्री बाबू का देन था कि हम लोग को मंदिर में एंट्री मिला, खुद बिहार के पिछड़ी जाति और दलितों को। तो ये तो 1947 की बात है। पहले क्या होता होगा तो भगवान जाने। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और मैं कहता हूँ नहीं, उनके साथ जाति हुई है, लेकिन आप जो एंगल जोड़ना चाह रहे हो वो एंगल से जाति नहीं हुई है। अच्छा, यानी कि इन्हें राजनीतिक एंगल जोड़ करके फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। कौन फायदा लेना चाह रहा है? सीधा सवाल। सीधा है, जो राइट विंग के लोग हैं, जो आरएसएस माइंडसेट लोग हैं, फिर से वो कश्मीर में घुस के वही 1927 वाले कत्लेआम मचाना चाह रहे हैं। देखिए, उनमें 300 से 400 लोगों की हत्या हुई थी और कम से कम 50,000 लोगों की वहां से ये हुई थी, क्या कहते हैं उसको, विस्थापन। आज भी वो लोग अच्छे जगह पर हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब ये हो गया, कंगना रनौत हो गए, विराट कोहली, सुरेश रैना, ये सब कश्मीरी पंडित है और ये आज इंडिया में हमेशा अच्छा से रह रहे हैं। और आप कश्मीर चले जाइए ना, अगर आप कश्मीरी पंडितों की सरकार को इतना ही चिंता है तो कोरोना में उनका सारा व्यवस्था ठप पड़ गया। कभी जाके उनको तो आप सहायता दे इस फिल्म को कहीं ना कहीं बसे हुए हैं, उनको तो आप उजाड़ने में लगे हुए हैं। आज जो पहले सुधरे हुए आप उसको क्या बसाइएगा? इस फिल्म को ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रभक्तों द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, ये राष्ट्रभक्तों से प्रेरित है। आपके नजर में राष्ट्रभक्ति का पैमाना क्या है? देखिए, पहली बात तो राष्ट्रभक्तों द्वारा इसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो राष्ट्रभक्त है नहीं, वो तो अंधभक्त है। अपमान भले ही किया जा रहा है। इस फिल्म को अगर सही तरीके से बनाया, इसी तरह की एक बार फिल्म और बनी थी द शिकारा, उस फिल्म को देखिए, उसमें सच्चाई है। वो भी तो फिल्म साजिद नदियावाली की फिल्म थी। उस फिल्म को देखिए, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे क्यों हुआ था। देखिए, बात क्या होती है कि जब कश्मीर में जब मूवमेंट उठता है, ये सारी की सारी गलती तो पहली बात पाकिस्तान की थी। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। उसने ये चिंगारी सुलगाई। जब ये कश्मीरी मुसलमान गए, क्योंकि जो सबसे अमीर वर्ग है पूरे कश्मीर में वो कश्मीरी पंडित था, और इस आंदोलन को लीड वही कर सकता था क्योंकि आंदोलन करने में पैसा खर्च होता है। उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया, और भारत सरकार ने और पाकिस्तान सरकार ने तो ये कहा था कि हम कश्मीर का मुद्दा सुलझाएंगे जनमत संग्रह के द्वारा, लेकिन दोनों सरकारों ने ये रिफ्यूज कर दिया, और उसी एक कारण हुआ कि कश्मीर जलने लगा। आप ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, और इसी का कारण है कि वहाँ पर आज तक अशांति फैली हुई है, और उसी के कारण वही जो हमारे कश्मीरी पंडित को विस्थापन होना पड़ा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार उस समय की वीपी सिंह की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, और उस समय का राज्यपाल जगमोहन था, जो वहां पर चाहता तो उस समय राष्ट्रपति शासन था, इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। वहां पे राज्यपाल को पूरा पावर था, ये नहीं कि फारूक अब्दुल्ला आपको ये मतलब खींच रहे थे कि नहीं करना है आपको ऐसा। आपके पास हाथ में पावर थी, आप चाहते तो 1 मिनट में शांत करवा देते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने कहा है कि दलितों और पिछड़ों पर, खासकर आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुआ है, उस पर क्यों नहीं फिल्म बनती है? इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो भैया,
फिल्म बनाने वाले ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, एक्टिंग करने वाले ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, तो वो क्या दलितों पे फिल्म बनाएंगे। आप साउथ में जाइए, वहाँ बनती है, जय भीम फिल्म बनती है, ये तो आप जाके देखिए फिल्म बनती है, लेकिन इनमें उतनी कुव्वत नहीं है कि ये सब फिल्म बना सके, क्योंकि इन्होंने ही वैसा किया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अमन जी, आखिरी में कुछ सुना दीजिए, आपके गले से कुछ सुनने का मन कर रहा है। उस फिल्म में गाना गाया गया है कि हम देखेंगे, जो फैज अहमद फैज साहब की नज्म है, तो उसी की 2 लाइनें मैं पेश करूंगा। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई के तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आख शायर नहीं सुना दीजिएगा कोई बढ़िया वाला, जिससे राष्ट्रभक्त जाग जाए। आपको माइग्रेशने पे से बता देते हैं कि किस्मत में अगर परदेश लिखा हो तो वतन को क्या याद करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। देखिए तो ये अमन लाल जो है, आपको हमारी और इनकी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।